सर ने बोला है नहीं अभी तो देना जरूरी है। क्या सर मार्क्स? कि तुम लोगों का जो वीक पॉइंट है वो भी तो पता चलेगा। नहीं सर ऐसा होगा तो मैं नहीं पता है पसंद है उसको लेकर बहुत बेहतर नहीं मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है उस चैप्टर को लेकर। हां सर मैं जो तुम लोगों की कॉपी से मैंने एनालाइज किया सर इनका तब भी सिर्फ बता नहीं बता सर। तो प्रॉब्लम ये है चैप्टर है बहुत बड़ा। हां और टाइम कम है। नहीं चैप्टर का सर क्या हो गया सर क्या सुनो सब मेरी सुना सर को बोलो अरे सुना चलो स्टार्ट कर। नहीं सर सर आप बोलिए प्लीज सर बता दो सर आप बोलिए ये बंद कर दो। सिंपल सी बात ये थी कि सॉल्यूशन चैप्टर है बहुत बड़ा तुम लोगों को हो गया कंफ्यूजन। बहुत सारी टर्म इधर की उधर लिखी है तुमने। हेनरी लॉ में राउट लॉ लिख रहे हो राउट लॉ में हेनरी लॉ लिखा सर है। नहीं सर मैंने नहीं सर मैंने से नहीं सर सही लिखा दोनों था पे गलत है। सर नहीं सर है मैंने गलत बोला। सर क्यों सर मैंने आपको मैंने सही की तो सही लगा रही है अंदर में एप्लीकेशन लिखी थी वही तो लिखा था हेनरी लॉ सही है राउट्स लॉ गलत है। रॉड्स में मेरा भी गलत है। वेपर प्रेशर वेपर वगैरह कुछ नहीं वोलेटाइल केस वाला पूरी तरीके से सही डेफिनेशन लिखी है। सर ने ऐसी लिखवाई जो मैंने लिखी। हमने सर को दिखा के चेक करा। सर मेरे जो न्यूमेरिकल से आते थोड़ी है ना सर आप लोग बता सर कितने आए सर प्राची बता दो हां सर हैं नहीं सर मेरे चलो आगे स्टार्ट। ये मेरे सर हमारी कौन सी है नहीं सर मैं पास तो हो गया सर हमारे न्यूमेरिकल में अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। सर नहीं सर लिख देगा बच्चा चुप हो जाए ध्यान से देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो देखो ध्यान से पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया सीड का एम्ब्रियो जायगोट बन गया उसके बाद की प्रोसेस क्या है उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैंने दो बात बताई थी स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स। ठीक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको दो चीजें पढ़नी थी स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। सर आपने ये पढ़ा था क्या ये तीन चीज पढ़नी थी इसमें एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म हाँ। डेवलपमेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको तीन चीजें पढ़ना था। सबसे पहला पढ़ना था एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन इसी से आता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। बताओ ये दोनों कहाँ बनते हैं? तो ओवरी डी ओवरी द एंडोस्पर्म मतलब डबल फर्टिलाइजर ओव्यूल में बनते हैं दोनों हां या फिर एम्ब्रियो सैक में। ठीक है इन दोनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहते हैं? क्या सर इन दोनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो डबल फर्टिलाइजर डबल फर्टिलाइजेशन। याद है कि नहीं? हां सर लास्ट में भी पढ़ाया मैंने सारा। फिर थर्ड स्टेज थर्ड जो सेकंड जो प्रोसेस है सेकंड जो इवेंट हमें पढ़ना है हाँ मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। कि ओव्यूल कैसे कन्वर्ट हो जाता है सीड में ओव्यूल इनटू सीड। एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है बात मैंने तुम्हें लास्ट सेम पे बता दी थी सबसे लास्ट में जाकर कि हमें नेक्स्ट सेम पे इन चीजों के बारे में ज्यादा डीप में पढ़ना। फिर मैंने तुम्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए थे कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सम सिम्टम्स और सम इंडिकेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन फ्लावर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ इंडिकेशंस हमें फ्लावर में से मिलते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन इसका हो चुका है। वो इंडिकेशंस ऐसे होते हैं कि जैसे ये फ्लावर मान लो
फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है आपके था? अब तो डंडे पड़ेंगे, नहीं बताया था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं डंडे मारूंगा आप खड़े हो गए। हाँ डंडे पड़ेंगे आपको, पढ़ना है पढ़ो जाएंगे। इस तरह बड़े हो गए हो। बहुत मक्कारी हुए 12th क्लास में आ चुके हो, ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं तुम्हें। क्या नाम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का? स्टैमेन, ठीक है। पूछूंगा नहीं बताऊंगा, मैं मारना भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शेड ऑफ हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट करते हैं, मीन झड़ने लगते हैं, ठीक है। हाँ जैसे पत्ते झड़ते हैं, शेड ऑफ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका कुछ काम ही नहीं है, जो भी काम होना है वो पिस्टिल के अंदर होना है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास कोई वर्क नहीं होता, इसीलिए वो चले जाते हैं। किसी किसी में यहाँ के क्या होते हैं, पेटल्स, जैसे एप्पल्स, कैलिक्स या कोरोला, कैलिक्स, सेपल्स होते हैं कैलिक्स, सही है। तो ये कैलिक्स भी क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ। जिनका कोई काम नहीं वो सब झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। फिर इवन किसी किसी में पेटल्स भी झड़ जाता है, पेटल्स का भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि फ्रूट बनाना है ना, तो फ्रूट बनाने के लिए ओवरी के पार्ट को बड़ा होना पड़ेगा, तो स्पेस चाहिए। तो फ्रूट ओवरी के पार्ट को स्पेस के लिए इन सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स को हटाना पड़ेगा, तभी तो ओवरी को स्पेस मिलेगा, तभी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो पाएगा। देन पेटल्स आल्सो गेट शेड ऑफ। घर पे जल्दी आया, ठीक है, 5-10 मिनट पहले आ जाएगा, मतलब 2:30 बजे मेरे को सभी लोग मिल जाए यहाँ, और 2:35 या 2:36 तक हम क्लास स्टार्ट कर लें, क्लियर। क्योंकि अब देखो हमने क्लास स्टार्ट की है 2:50, थोड़ा कम से कम हमें 1 आवर 15-20 मिनट्स की तो क्लास मिलेगा, तभी तो हमारा सिलेबस बूस्ट अप हो पाएगा। तो ध्यान से देखो, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, कि फूल में से पत्तियां झड़ने लगेंगी, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट झड़ने लगेगा, इवन ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है ना, स्टिग्मा स्टाइल, ये भी झड़ जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ ओवरी से काम है और किसी से काम नहीं। स्टिग्मा का भी कोई यूज नहीं है, स्टाइल का भी कोई यूज नहीं है, जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी का, और किसी का कोई यूज नहीं। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन एप्पल देखा, एप्पल में ऊपर निकली रहती है डंडी सी, तो वो उसमें स्टिग्मा ही डेवलप करता है। हाँ, वो जो स्टिग्मा स्टाइल होती है ना, बाहर की तरफ निकली रहती है ऊपर डंडी सी, वो यही होता है। क्योंकि जब तुम एप्पल को काटते हो ना, तो तुम्हें अंदर जाके ऐसे सीड मिलेंगे इसके अंदर, वो पूरा नीचे तक डेवलप होता है वो डंडी। देखा कभी एप्पल को काटते हुए ऐसे, वो नीचे तक डेवलप होती है और उसके अंदर सीड भरे होते हैं ऐसे। तो ये पूरा फीमेल पार्ट होता है, और फीमेल पार्ट के चारों तरफ बस फ्रूट की कवरिंग हो जाती है ऐसे। दिख रहा है एप्पल जैसा, नहीं है समझ? जैसे कि ये ओवरी है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फ्रूट बना दूं ऐसे, एप्पल बन गया। बीच में से काटते हो, यहीं पे तो सीड भरे रहते हैं, क्लियर है? आइए समझ में। तो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए क्या ये सेपल, पेटल्स, इन सब की अब जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होने वाला है वो सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा? ओवरी। क्लियर है बात? तो कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है? फ्लावर के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स हैं वो झड़ने लगेंगे। क्लियर है? आइए समझ, लिख लो इन्हें। हेडिंग बनाओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। देखो 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 देखो, नोट्स बन गए तुम्हारे घर पे? हाँ, थोड़े रह गए।
कंप्लीट करो ना पूरा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, सर हेडिंग डालो। हाँ यही हेडिंग है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लोरल पार्ट्स, इन फ्लोरल पार्ट्स या फिर इन फ्लावर भी लिख सकते हो आप। इन फ्लोरल पार्ट्स, ये 3 पॉइंट तो कल लिख चुके थे ना लास्ट टाइम। यस सर। तो पहला लिखना पॉइंट, सेपल्स फॉल डाउन, सेपल्स फॉल डाउन, सेपल्स फॉल डाउन, सेपल्स नीचे गिरेंगे, झड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना पेटल्स कॉमा स्टेमिन कॉमा स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल डाउन। दिखाया मैंने ये सब कि ये सब झड़ने लगेंगे। फॉल डाउन का मतलब झड़ जाना। क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखना ओवरी चेंजेस टू फ्रूट, ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी? एंड ओव्यूल, सीड्स, ओव्यूल चेंजेस टू सीड्स। इसके बाद पॉइंट लिखना सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स, क्या होता है इनका? सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स का क्या होता है? डिजेनरेट, टूट जाते हैं ना। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स गेट डिजेनरेट। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स स्पेलिंग ना आए तो पूछ लो, बता दूंगा मैं। Synergids and antipodal cells are degenerate. नेक्स्ट पॉइंट लिखना सेंट्रल सेल बिकम एंडोस्पर्म, और जो पोलर न्यूक्लियस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एंडोस्पर्म। सेंट्रल सेल के ब्रैकेट में लिख लेना पोलर न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल ब्रैकेट में पोलर न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म्स। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपको बताते हैं कि फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। आई बात समझ में? अंकिता, स्पोरोपोलिन क्या होता है? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, डंडा उठाना पड़ेगा मुझे। सर सच में उठा तो मजाक कर रहा हूँ क्या? ऐसे नंबर आएंगे तुम्हें 95 प्लस। सर स्पोरोपोलिन केमिस्ट्री में तो दिख गया तुम्हारे, क्या कहाँ पे लाई कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर ऐसे टाइम भी मिला था, मस्त है सारा डिटेल्स में अच्छा आ जाएगी। नहीं सर टाइम भी मिला था इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट में कम सिलेबस है, हां एकदम पढ़ सकते हो। सर क्या होता है सर, आधा ले लो चाहे एकदम पूरा आगे एक आज पढ़ो पीछे भूल जाते हैं, पीछे पढ़ो आगे भूल जाते हैं। सर स्पोरोपोलिन में बताओ, मैंने स्पोरोपोलिन है तू ही बता दे, तेरे यहाँ है ही 95 की। हाँ तो बताओ, अच्छा बताना स्पोरोपोलिन क्या होता है? कहाँ प्रेजेंट होती है? पर मेगास्पोर होता है ना, वो उसमें होती है प्रेजेंट होती है, वो आउट ऑफ कवरिंग होती है। जैसे भी एंजाइम डिग्रेड कॉलम गेन के ऊपर होती है। अच्छा ये जंक फूड की तरह है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब पेन कॉपी रख दो, समझ लो। पहला टॉपिक हमारा यही है ना, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।
पहला टॉपिक हम वही कवर कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इधर देखो ध्यान से, इधर देख लो इधर। नहीं जैसे भी जी अब मेरी बात सुन। अरे एम्ब्रियो सेक कितने जानते हैं? एम्ब्रियो सेक जो जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था उसको एम्ब्रियो सेक कहा था हमने, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन नीचे हुआ था, कौन से एंड पे हुआ था? माइक्रोफाइलर एंड पे। और ये ऊपर क्या था? तो एंडोस्पर्म तुम्हारा कहाँ बना था? पोलर रिंग लेके तो उधर बना था, और नीचे बना था तुम्हारा क्या? जाइगोट 2n। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुन, ध्यान से देखना। तुम्हें कहाँ करो, इधर चलो पीछे। बैठ जाता तो ये वाला आपको चालू है, दो अरे ये वाला आपको चालू, सब चालू कर दो। क्या? हाँ ठीक है। चलो समझ लो। अब मेरी बात सुनो, इधर सुन लो, इधर सुन लो। अगर कोई मदर है, उसके अंदर फीटस डेवलप हो रहा है, ठीक है? ह्यूमन मदर को मान लो, तो जब तक ह्यूमन मदर खाना नहीं खाएगी फीटस तक खाना नहीं पहुंचेगा, है क्या नहीं? फीटस को अपने डेवलपमेंट के लिए मदर से खाना लेना पड़ता है। यहाँ कोई मदर नहीं, इसके अंदर कोई मदर नहीं है जो इस एम्ब्रियो को खाना दे। क्लियर? तो इसको खाना देने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम मैंने बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। शुरुआत में इसको किस नाम से पुकारा था मैंने? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। तो मैंने बताया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीईसी फॉर्मेशन, जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है तब ये इसको खाना नहीं दे सकता, क्योंकि ये अभी खुद भी नया नया पैदा हुआ है, तो एकदम से इसको फूड नहीं दे सकता, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में, इसमें कन्वर्ट होता है। तो जब ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके इसको न्यूट्रिशन देगा। आई बात समझ में? तो वो तुमसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, और ऑप्शन में दे सकता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एंडोस्पर्म। तो तुम कहोगे कि ये तो दोनों एक ही हैं, वो नीचे ये भी लिख देगा बोथ 1 and 2, तुम 1 and 2 लगा के आ जाओगे। तो याद रखना इस स्टेज में ये इसको न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये अभी खुद भी इमैच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है। जब ये मैच्योर होकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको न्यूट्रिशन देगा। क्लियर है बात? एक चीज और याद रखेंगे कि until एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म, जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डू नॉट टेक्स प्लेस, ये एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा। नहीं ऐसा? जब तक इसको खाना नहीं मिलेगा ये कैसे डेवलप करेगा? सीधी सी बात है, तुम्हें खाना नहीं देंगे तुम्हारी बॉडी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसको खाना देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनना पड़ेगा, उसके बाद इसको फूड मिलेगा। आएगा समझ में? तो जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाता है उस टाइम तक ये टेम्परेरी रिटायरमेंट स्टेज पर है, मींस ये कोई फंक्शन नहीं करेगा। क्लियर है बात? इसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन या कोई भी ग्रोथ नहीं है। आई बात समझ में? पक्का? नोट पॉइंट में लिखवा दूंगा मैं सारी चीजें। अभी इस बात को समझ लो कि ये जो एम्ब्रियो है, ये जो जाइगोट है, ये फर्दर डिवाइड कब तक नहीं करेगा? जब तक इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन देने वाला कौन है? एंडोस्पर्म। क्लियर है बात? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अंकित तुम एक बार पिछले वाला लेक्चर देख लेना,
तो ये तुम्हें पीईसी वाली बात और समझना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज होता है तब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्लियर। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनाने के लिए 3 प्रोसेस होती है या 3 टाइप का एंडोस्पर्म बनता है। हमें तीनों टाइप का पढ़ लेना है। देखो हंसो मत, बात करना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। क्या प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाने के लिए 3 प्रोसेस होती है ना ये। नहीं तो 2 होती है। एंडोस्पर्म प्रोसेस नहीं है, 3 तरीके के मिलेंगे एंडोस्पर्म। 3 डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं, उनको बताऊं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, मेजॉरिटी। जो तुम पढ़ रहे हो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तुम्हें ज्यादातर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही देखने को मिलेगा। मतलब एंजियोस्पर्म्स के अंदर तुम्हें इसी तरीके का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। दूसरा टाइप का एंडोस्पर्म होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कोई टफनेस नहीं है। एक डायग्राम बनाऊंगा उसमें समझ में आता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म ये ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है। इसमें काम क्या है? अभी तो बताया फूड देना, फूड देते हैं ना ये। चलो एंडोस्पर्म होता है, उसके पास फूड कहां से आता है इनको देने के लिए? अरे यही जो रिजर्व फूड है, पोलर न्यूक्लियाई के स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर फूड रिजर्व करके रखते हैं। जो स्टार्च होता है ना, ये जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं उसी को स्टार्च के फॉर्म में यहाँ स्टोर करके रखते हैं और वही स्टार्च जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में इनके पास एबिलिटी नहीं होती है ट्रांसफर करने की। जब मैच्योर हो जाते हैं तब ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं? लीजन नहीं कोई लेजर नहीं होती है, चारों तरफ फैला देते हैं। चारों तरफ बस न्यूट्रिशन को फैला देते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले। मदर थी तो जिससे ये सेल बनी। ध्यान करो, पीछे सब पढ़ के आए हो। और फिर सबसे लास्ट एंडोस्पर्म होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब एक एक करके सारे एंडोस्पर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कि ये जो आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दिख रही है, ये मेयोसिस करके माइटोसिस करके फर्दर और न्यूक्लियस फॉर्म कर लेती है। क्या कर लेती है? और न्यूक्लियस फॉर्म कर लेती है सेल डिवीजन के। लेकिन ध्यान दो, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। मींस एक सेल है, एक सेल अपने मल्टीपल डिवीजन कर रही है। सेल डिवीजन तो जानते होगे ना, एक सेल से मल्टीपल सेल बनाना। लेकिन ध्यान से देखो कि न्यूक्लियस ही बन रहा है, न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग की लेयर नहीं बन रही। एक कंप्लीट सेल डिवीजन कब कहा जाता है कि एक सेल से एक नया न्यूक्लियस भी बन जाए और एक पूरा आउटर कवरिंग लेयर भी बन जाए, जिसको हम कह देते हैं सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तब हम कहते हैं कंप्लीट सेल डिवीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर हो रहा है इनकम्प्लीट सेल डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, जबकि साइटोप्लाज्मा अभी भी चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है। Means when endosperm divides in such a manner that its nucleus is only divided, not cytoplasm. सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं हो रहा है। मींस चारों तरफ आपको न्यूक्लियस तो दिख रहे हैं लेकिन इस न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला आउटर कवरिंग नहीं है। तो साइटोप्लाज्म क्यों नहीं बना? तभी तो ये डिफरेंट टाइप का है न्यूक्लियर डिवीजन। मींस अगर साइटोप्लाज्मा ये डिवाइड हो जाता तो हम इसको सेल्यूलर में पढ़ते।
और जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको न्यूक्लियर में पढ़ना है। क्लियर है बात? हाँ के ना पर होता भी है कभी, क्या होता भी है, होगा ना, किसी किसी में सेलुलर भी होता है। ध्यान से देखो, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, तो दिख तो बहुत सारे न्यूक्लियस रहे हैं, लेकिन क्या इनके ऊपर सेल वॉल है? तो जो तुम नारियल पानी पीते हो ना, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। मतलब नारियल पानी का जो पानी है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, पानी और पानी। अगर उसके ऊपर कवरिंग होती किसी चीज की, सेल की, तो उसमें हार्डनेस होती, वो पानी पानी नहीं होता, फिर कोई सॉलिड फॉर्म होता, क्योंकि लेयर बनने से चीज सॉलिड हो जाती है ना। और जो तुम व्हाइट गरी खाते हो, व्हाइट क्रेनल जिसे कहते हैं, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है? वो मलाई नहीं करते। हाँ, वो तो कुछ नहीं होता है, जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है, गीला हो जाता है, उसके इसके अपीयरेंस से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की वजह से गीला हो जाता है, जिस वजह से वो मलाई बाहर आता है। ये जो तुम एक्सट्रैक्ट करते हो ना, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, बस वो मॉइस्ट होने की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिस वजह से वो आसानी से निकल आता है। नहीं ऐसा मींस किसी चीज, अगर तुम अपने हाथ को भी ज़्यादा देर पानी में रखोगे तो तुम्हारी स्किन भी तो बहुत मॉइस्ट हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, इजीली रब हो सकती है स्किन। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही जो नारियल का वो जो होता है ना, नारियल, उसके अंदर कई दिनों से वो वाटर भरा हुआ है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो उसके डिपोजिशन से वो जो अंदर का जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है वो मॉइस्ट हो जाता है, और उसके अंदर नमी आने की वजह से हम उसको आसानी से निकाल पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। क्लियर है बात? नहीं है समझ? पक्का? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, जो एंडोस्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है विदाउट देयर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्मा को डिवाइड किए बिना सिर्फ अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता जा रहा है। नहीं है समझ? और अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। अच्छा नहीं है, अच्छा है। नारियल के अंदर आपको दोनों तरीके का एंडोस्पर्म मिलेगा, सेल्यूलर भी मिलेगा और न्यूक्लियर भी मिलेगा। इतना हंस क्यों रहे हो सचिन? क्या सीख लिया तुमने आज ऐसा? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लिख के परेशान हो गया इधर पढ़ाई। हिम्मत ही बनाना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो वैभव, ये जाइगोट के चारों तरफ ये न्यूक्लियस इस तरीके से फैल रहा है चारों तरफ। तो ये जो जाइगोट है ना, ये ओपन साइटोप्लाज्मा में रखा हुआ है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्मा ओपन है, इसकी कोई कवरिंग तो है नहीं। तो ये जो जाइगोट है ये कहीं से भी अपना न्यूट्रिशन ओपनली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी पाइप या लेजर की कोई जरूरत नहीं। ये एन की जगह तुम इस तरीके से न्यूक्लियस भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है? अगर तुम्हें एन नहीं बनाना तो तुम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, क्योंकि सेल डिवीजन को कंप्लीट हम तभी मानते हैं जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो। बताना सचिन, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो वो देर होती सर ने जल्दी आओ जल्दी, सर आज नहीं बता पाऊंगा। सही बता रहा हूँ मैं, तो अब तो मानना स्टार्ट करूंगा मैं। जल्दी चालू करो। सभी एक खा लेंगे आज, तब जाके तुम्हें कल से पढ़ के आ पाऊंगा। नहीं सच में पढ़ते हैं। अब पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
बताओ साइटोकाइनेसिस का मतलब। कब से चल रहा हूँ मैं? हां साइटोकाइनेसिस डिवाइड होता है इधर आ जाओ। साइटोकाइनेसिस जल्दी आओ जल्दी जल्दी। जल्दी का अभी थोड़ा सा सर, sorry, sir. ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा उसको अगर बताना पड़ेगा ये डंडा कहाँ है। सर हमें सबको मारेंगे। छोटे बच्चे की तरह लड़कियों को नहीं मार। ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। क्लियर है बात? और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है। अब मत भूल जाना ध्यान से, चाहो तो कॉपी के ऊपर लिख लो। सर याद है ये आपने पाओ। चैप्टर में दिमाग में फिट होना चाहिए पूरा। जल्दी लिख लो ऊपर। और हंसना हंसना बंद कर दो क्लास में। जितना हो सके पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो, जब हंसना होगा तो मैं हंसवा दूंगा। ठीक है। देखो फिर से मैं इसी बात में मार दूंगा। हर समय मजाक पूरी 11th में ऐसे ही निकाल दी। कैरियोकाइनेसिस में लिखना when nucleus divides to form। मैं लिख रहा हूँ ये होता है देखो एक और है साइटोकाइनेसिस। CYTO साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म वो न्यूक्लियस में पड़ा। ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ये साइटोप्लाज्मा डिवीजन। घर से पढ़ गया ना साइटोप्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड ये डेफिनेशन बताओ। लिक्विड It is a fluid-like substance present in an insect. और कल से होमवर्क नहीं किया किसी ने तो डंडे अलग। होमवर्क दिया था मैं। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस कवर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज। हां एक ही लिखना था। हाँ तो एक ही लिख के लाए हो। इधर तो वापस कर दो। हेडिंग बनाओ। न्यूक्लियर बना ली। न्यूक्लियर हेडिंग न्यूक्लियर एड्रेस फॉर्म में लिख लो। सर आपने इसमें अभी हेडिंग बनाई। हाँ इसी के अंदर तो न्यूक्लियर समझा रहा हूँ। न्यूक्लियर एड्रेस न्यूक्लियर एड्रेस फॉर्म। दोनों सब्जेक्ट में 90 प्लस आने हैं। ठीक है। ऐसे बड़े-बड़े कोई जाएगी। सर हाईएस्ट किसके है? उनका हाईएस्ट कितने है? हाईएस्ट है 35 से तक भी नहीं है किसी का। सर सच में? एक मिनट तो ठीक है। मतलब मेरी कितनी है? ये हमारे 30 तक ही होंगे और क्या। सर हमारे फ्यूल में सर 40 क्रॉस है। सर साइंस का पेपर इजी था। सर इजी था, पूरा लगा लिया था हमने। देखो न्यूक्लियर टाइप न्यूक्लियर एटम को मिले। सर मेरे को चेक कर दो। सर अभी किसी ने नहीं। सर इसमें देखो इन न्यूक्लियर टाइप। सर इसमें हाँ इन न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म in nuclear type endosperm which is most common method in nuclear type endosperm which is most common method of endosperm formation। ये सबसे कॉमन है। कई बार पूछते भी हैं कि मेजॉरिटी में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है सेट में, तो बताना पड़ता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है भाई? देखना a nuclear type endosperm कॉमन आगे लिखना which is most common
which is most common method of endosperm development. Comma. The primary endosperm nucleus, pen, PEN, pen. The primary endosperm nucleus undergo repeated division. Undergo primary endosperm nucleus undergo repeated mitotic division. कौन सा डिवीजन है? undergo repeated लगातार बार बार माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस भी लिख सकते हो। चलो अब कौन डंडा खा रहा है? माइटोसिस कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी। सर माइटोसिस एक सेल हाँ 3 सेल में सर नहीं ये 2 में होती है और मियोसिस होती है 4 में। इधर आओ तुम आ जाओ। डिडक्शनल डिवीजन है ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है? ऐसे नहीं बचना नहीं है। जल्दी जल्दी उसके भी पढ़ा है ना सबको बराबर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी थोड़ा धीरे से मारो, ज़्यादा देर नहीं मारना। अरे कल से पढ़ के आना पड़ेगा तुम्हें सबको। नंबर काटो सर, आपने छोड़ दिया नंबर काटो। छोड़ दिया नहीं सर, बराबर होना चाहिए। ये तो अन्याय है। चलो ठीक है ना, थोड़ा देर सर अभी भी ऐसे बहुत देर मारा। हाँ बड़ा लेकिन आप अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। विदाउट साइटोकाइनेसिस जिसको नहीं पता दोबारा लिख लेना माइटोसिस। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। अब मैं माइटोसिस लिख रहा हूँ, किसी को नहीं पता हो तो अपनी कॉपी के पेज के ऊपर लिख लेना। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सर माइटोकाइनेसिस की स्पेलिंग बता दो। ये लिखिए, ये लिखिए। अच्छा इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one cell divides equationally similar daughter cells। एक जैसी डॉटर सेल्स बनती है, जैसे पेरेंट होता है ना वैसे ही डॉटर सेल्स बनती है। अंकिता तुम्हारी पढ़ाई बहुत बेकार चल रही है, घर पे जाओ अच्छे से पढ़ो, जितने पुराने लेक्चर्स हैं देखो दोबारा से, नोट्स पढ़ो, डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो आगे, पढ़ाई चालू कर दो बस। और कम से कम जितने दिन यहाँ देर काम पे आते हो ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाओ, ठीक है? फ्री में नहीं बैठ रहे, फ्री में पैसे को बर्बाद कर रहे हैं तो बात अलग है। हाँ यहाँ बैठ रहे हो तो कम से कम सीखने के जाओ, हंसने नहीं आ रहे हैं। ये माइटोसिस ये कह रहा है कि न्यूक्लियर टाइप्स एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है लेकिन सेल साइटोप्लाज्मा का डिवीजन नहीं होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस, ऐसा लिखा हुआ है। इस तरीके से अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन
विदाउट साइटोकाइनेसिस, लिखा है वहाँ पे, बिना साइटोकाइनेसिस। क्लियर कि वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है, मींस आपका टीलोफेज आ रहा है, टीलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस आती है वो नहीं आ रही। ये एक सेल डिवीजन प्रोसेस होती है पूरी, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता चुका हूं मैंने, थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लूंगा। क्लियर, तो उसमें मैं तुम्हें ये पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस पढ़ाऊंगा। तो सेल डिवीजन कब माना जाता है? जब पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाती है। सेल डिवीजन स्टार्ट होता है G1 फेज से, खत्म होता है साइटोकाइनेसिस। याद हो तुम्हें? G1 के बाद S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, और फिर M फेज, माइटोटिक फेज। इसमें पहले माइटोटिक फेज होता है, उसके अंदर स्टार्ट होता है प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से पूरी सेल साइकिल कंप्लीट होती है, तब सेल डिवीजन माना जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या? हाँ इसमें ये डायग्राम बना, ये पूरा इस तरीके से न्यूक्लियस चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। इन न्यूक्लियस के ऊपर आउटर कवरिंग सेल वॉल नहीं है ना, शायद तुम लोग ये क्लास लेनी पड़ेगी मेरे केमिस्ट्री की, तो बताना पड़ेगा तुम कहाँ कहाँ रिलेट कर रहे हो। बहुत कुछ छूट रहा है ना तुम्हारा। हेनरी लॉ में राउल्स लॉ लिख रहे हो, राउल्स लॉ में हेनरी लॉ, तुम्हें यही नहीं पता kf जो होती है वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। किसी चीज की वैल्यू बढ़ा दोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ लोग लिख रहे हैं kf हाफ हो जाएगा, kf डबल हो जाएगा। सर किसने लिखा है? लोगों ने लिखा है, सर नहीं लिखा, हमारे कांस्टेंट लिखा है तुमने? नहीं लिखा सर, तुमने क्वेश्चन ही नहीं किया। हमारे में था ही नहीं। मैं तो आया ही नहीं। ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? हां बैंडा फैक्टर लिखा है, बैंडा फैक्टर मालूम है सर। एक क्वेश्चन था उसमें तुमसे पूछा था अल्फा निकाल के दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमने निकाल दिया आई। ऐसा कुछ 17 नंबर का क्वेश्चन था, सीबीएसई की बता रहा हूं। हमारे में नहीं था। उसमें पूछा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तुमने लोगों ने निकाल दिया है आई। अच्छा ठीक है, एफ नॉर्मल मास अपॉन नॉर्मल मास। हमने सर जितना भी किया वो सही से किया है। वो डिफरेंशिएट करना नहीं आया है, क्या चीजें डिफरेंट। सर मैंने को तो रॉल्स लॉ दिया तो नीचे कहीं और स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, ये भी नहीं पता किसी को कि व्हेन रॉल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हां लिखा था अपन ने, कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी अपने मन से जो भी मिल रहा है। दो लाइन लिखनी थी उसमें, क्या लिखना था कि हेनरी लॉ होता है P = KHX, सुनो, और राउल्स लॉ होता है P1 = P1/0x, ऐसा कुछ होता है राउल्स लॉ। हां तो राउल्स लॉ हेनरी लॉ में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू प्योर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। When P1 = KH, then it is the case of a special case of Henry law. ये बात लिखनी थी उसमें। When P1 = KH, then it is considered to be a special case of Henry law. तुम जाने कौन सी नाम लगा रहे? ये नहीं सर, ये लिखवाया नहीं। सब लिखवाया है सर। नहीं ये नहीं लिखवाया, सही में नोट्स चेक कर लो, नोट्स चेक कर लो, ये नहीं लिखवाया। नहीं तो मेरे को भी मालूम होता ना, लेकिन सर मैंने लिखा है कि प्योर वेपर सॉल्वेंट में लिखा है। छोड़ो, आगे देखो सेल्यूलर टाइप एंडोस्पर्म। नहीं आ रहा है तो एक कॉपी चेक करते हैं। सर हमारी क्लास में सबसे ज्यादा किसके आए हैं? हमारे में तो ये सब तुम्हारी से मेरी इच्छा कोई है सिर्फ। ओ माय गॉड, तो मत बताना मेरी भी है। तो ठीक है, सेल्यूलर टाइप एंडोस्पर्म में क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन तो होगा ही होगा, साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा। अब बस ये चारों तरफ सेल बन जाएगी।
उसमें चारों तरफ सेल बन जाएगी। जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है ना, कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। बातें मत करो, मैं सवाल पूछ लूंगा, मैं डंडा मारूंगा। सर मैं नहीं कर रही, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जो बातें कर रहा है वो उसको समझ ले। सर इतने सारे टेस्ट में और इतने सारे इसमें, अरे वो थोड़े ज्यादा बन गए, ठीक है। मींस सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म है ये माइटोटिकली फिर से डिवाइड करेगा। तो पहले साइटोकाइनेसिस नहीं करता था, अब ये साइटोकाइनेसिस भी करते हैं। पहले अपने साइटोप्लाज्मा को डिवाइड नहीं कर रहा था, अभी अपने साइटोप्लाज्मा को भी डिवाइड करते हैं। क्लियर है बात? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नारियल पानी। मतलब जो आपका कोकोनट है उसमें जो व्हाइट ग्रेनुल है वो सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और जो उसके अंदर जो वाटर भरा रहता है वो न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर, कई बार न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि उसको कवरिंग देने के लिए कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। कहाँ कंफ्यूजन बताओ? सर ये पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्या सर ये पहले वो न्यूक्लियस का कवरिंग क्यों नहीं था? देखो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ये प्रोसेस प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर तुम्हें फ्री न्यूक्लियर ही मिले, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर किसी के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म ही मिले। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कौन कितनी प्रोसेस को आगे बढ़ा पा रहा है। ऐसा है कि जायगोट को डेवलप होना है कि नहीं? अब जायगोट कितनी देर तक रुका है डेवलपमेंट के लिए? अगर ज्यादा देर तक रुक सकता है तो ये साइटोकाइनेसिस भी कर लेंगे आराम से। मींस सेल डिवीजन को करने में टाइम तो लगता है ना, तो ये डिवीजन इसके रुकने पे डिपेंड करता है। अगर जायगोट अपने डेवलपमेंट को रोक सकता है कई दिनों तक, कई समय तक, तो ये अपने आराम से साइटोकाइनेसिस कर लें, उसके बाद न्यूट्रिशन देने आ जाते हैं। लेकिन किसी किसी प्लांट्स में जब एम्ब्रियो या जायगोट अपने डेवलपमेंट को फेवर करता है कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, तो मैं जल्द से जल्द लौट के आना, तो ये साइटोकाइनेसिस को किए बिना ही इसको न्यूट्रिशन देने आता है। जब तुमसे कहा जाए, हाँ मतलब ये बीच में इन्हें अपनी प्रोसेस छोड़ के आनी पड़ती है ना, कि हमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जाना है, तो ऐसे चलो जल्दी से। साइटोकाइनेसिस की जरूरत नहीं करती, मतलब जरूरत तो होती है लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि इसका डेवलपमेंट जल्दी कराना पड़ता है। तो जिस भी प्लांट में ये एम्ब्रियो या जायगोट अपनी प्रोसेस अपने डेवलपमेंट को रोक लेता है, उसमें तो साइटोकाइनेसिस हो जाता है आसानी से। लेकिन जिसमें इसको जल्दी अपना डेवलपमेंट कराना है तो वो प्रोसेस साइटोकाइनेसिस में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसे मान लो तुम्हें भेजा गया किसी घर पे कि जाओ बेटा जाके तो सामान ले आओ बाजार से, बुरा मन है क्या? नहीं, तो तुम्हें भलाई के लिए मारा है, ठीक है? तो बाजार मैंने भेजा सामान लाने के लिए, अब तुम सामान लेकर आए, तुम्हें घर में ऐसे कहा कि सिर्फ सामान लेके आए, तुम आसानी से गए लेकर आए। लेकिन कभी एकदम से बोलते हैं मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो तुम्हें तुरंत बोला था अरे जल्दी नमकीन बिस्कुट लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तुम्हें जो मिलेगा जैसा मिलेगा जिस कंडीशन में मिलेगा तुम उठा लाओ। उनसे बोला जाता है मजा लेके आना, तुम पेप्सी ले, हमें इतना ही मिल रहा था, मेहमान आ गए। तो जल्दबाजी में आते हो तो कुछ सामान छूट भी जाता है, कुछ सामान ले भी आते हैं। सेम उसी तरीके से जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट जल्दी करना होता है तब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, क्लियर? क्योंकि उसे डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन देने आना पड़ता है। क्लियर है बात? समझ में आया तुम्हारा डाउट? क्लियर है कि नहीं? पक्का? इसके बारे में लिख लो। इन सेल्युलर टाइप एंडोस्पर्म, इन सेल्युलर टाइप एंडोस्पर्म, अब घर से जाके इसे पढ़ लिया करो 10-10 बार।
दिमाग में घुस जाए ये चीज। इन सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म cell wall formation occurs after the mitotic division. Occurs after the mitotic division या mitosis. After the mitotic division occurs. देखना ध्यान से, नीचे वाली सेल एम्ब्रियो है, मियोसिस नहीं है इसमें, माइटोसिस है। देखो एक ही चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। माइटोटिक मींस माइटोसिस को ही कहते हैं, और मियोटिक मियोसिस को कहते हैं। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन बस हो गया। उसके बाद लिखना है द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, हाँ, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई also present, मतलब जरूरी नहीं है कि सभी लोग सेल वॉल बना लें, हो सकता है कुछ बच भी जाए फ्री न्यूक्लियस के फॉर्म में। The number of free nuclei formed before cellularization. The number of free nuclei formed before. The number of free nuclei formed before इधर लिखा है। Also present before cellularization. Cellularization spelling है ना? इसका मतलब है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन। सेल्यूलराइजेशन मींस सेल वॉल के फॉर्मेशन से पहले बहुत कुछ फ्री न्यूक्लियाई भी बन जाते हैं। क्लियर है बात? एग्जांपल लिखना, इन कोकोनट the water is free nuclear endosperm. कोकोनट के अंदर जो पानी होता है उसका वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। In coconut the water is free nuclear endosperm and the surrounding white crinoid, crinoid की स्पेलिंग लिख लेना, and the surrounding white crinoid, इसको गरीब भी लिख सकते हो ब्रैकेट में जो तुम खाते हो, surrounding white crinoid is cellular endosperm, ये लिखा है is cellular endosperm। जब नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, is cellular endosperm। क्लियर है बात? सेल्यूलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोई दिक्कत? इसका क्लियर है? आपका भूलोगे तो नहीं है अंकिता? तो भूल ही जाते सर तो भूलती नहीं है, वो बोल नहीं पाती है, वो क्या है ऐसा है, उसको बोलने में बहुत बोलना तो सीखो ना। तुमने कहीं प्लेज नहीं दी? इंडिया इज माय कंट्री, माय नेम इज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम हियर स्टैंडिंग बिफोर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सर हम टीचर से बोलते हैं, पहले मेरा भाई बोलता है और नहीं तो डायग्राम बना, हां प्रेयर तो बोलते हैं। ये चीज़ें जरूरी है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जब तुम अपने आप को बात रखना सीख जाओगे ना, मतलब कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तुम खड़े होकर बोलते लगोगे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, और चीज़ें गलत होती हैं सराउंडिंग।
कोई कचरा फेंक रहा है रोड पे ही, घूम के चला जाता है, उसे रोक तो सकते हो कि भाई क्या कर रहा है, तुम इसीलिए डर जाते हो, अरे अंकल हैं कुछ कह दिया तो अंकल है तो क्या हुआ, गलत कर रहे हैं तो टोकना जरूरी है। देखो फिर बातें चालू कर दो, आगे पढ़ा एक डायग्राम बना रहा है, सर ये भरी क्या है बना रहा है, बना लो क्या बनाना है, बना लो जल्दी से, चेक करूंगा मैं नोट्स, नहीं बने हुए तो बताऊंगा, डंडे पड़ेंगे सब में डंडे हैं अब तो, ये मान लीजिए नंबर कम आए तो डंडे, सर को और बोल दूंगा मैं 2-4 नहीं सर सर को देखता हमारी फाइट लगती है ठीक है, आपको क्या हो गया नहीं सर हमने मुझे चाहिए 95 प्लस, यानी मतलब और BCS कितने कम से कम जितने पढ़ रहे हैं उनमें सबके 95 प्लस आने चाहिए, कम से कम 90 भी आ रहे हैं तो भी बच जाओ, 80 नहीं चाहिए, चाहिए नहीं 80, दोनों सब्जेक्ट में 180 प्लस तो आने ही चाहिए। बस रामायण भाषा देना 80 को सर 90 भागवत करा देना, करने में आया हूँ थोड़ा। नेक्स्ट लिखो हेलोवियल टाइप, हेलोवियल टाइप, हेलोवियल HELOVIAL, तीसरा है तीसरा टाइप हाँ तीसरा टाइप हेलोवियल, हेलोवियल ये बहुत ही कम ही केसेस में पाया जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में हेलोवियल है। काफी जोर से पड़ेगा क्या बेटा? अब देखो हेलोवियल में क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको सेल्यूलर भी मिलेगा एज वेल एज न्यूक्लियर भी मिलेगा, मतलब सेल्यूलर और न्यूक्लियर में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे कि हमने कोकोनट देखा, कोकोनट में हमें न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर अलग पानी के फॉर्म में मिल रहा था और सेल्यूलर वाला व्हाइट क्रिनल के फॉर्म में मिल रहा था, लेकिन हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हमें सेल्यूलर और न्यूक्लियर में डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्लियर है? बता वैसे एनसीईआरटी में है नहीं हेलोवियल वाला, मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो देन मत दो, पढ़ लो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। देखो हेलोवियल टाइप में क्या होता है, मेरी बात सुनो, सबसे पहला जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस के साथ, मतलब ये जो सेल है ये डिवाइड होकर 2 डिफरेंट सेल्स बना देती है, एक एंडोस्पर्म सेल नीचे की तरफ, एक एंडोस्पर्म सेल ऊपर की तरफ, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइड हो गए। अब एक बार कंप्लीट सेल डिवीजन होने के बाद सर मैं सुन नहीं पाई थी, फर्स्ट जो डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है उससे 2 डिफरेंट सेल्स बनता है, मींस कंप्लीट सेल वॉल डिवीजन हो जाता है, कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट सेल वॉल डिवीजन होता है। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट सेल साइकिल हो गई, 2 सेल बन गए एक माइटोटिक डिवीजन से। लेकिन जैसे ही एक माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस रुक जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस रुक जाता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बनेंगे, सेल वॉल नहीं बनेंगे। तो ध्यान से देखो, उसकी कंडीशन वही है कि जो जायगोट को डेवलपमेंट के लिए बुलाना पड़ता है तुरंत, तो ये जो प्रोसेस है वहीं पर रोक दी जाती है, इसको ज्यादा फर्दर कंटिन्यू किया नहीं जाता। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको न्यूक्लियस टाइप के मिलते हैं, प्री न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप की फॉर्मेशन करते हैं।
लेकिन डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। डिफरेंशिएट करना मुश्किल इसलिए क्योंकि एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं। अभी हमने देखा था कि फ्री न्यूक्लियस अलग थे, सेल वाले अलग थे, तो हम उनको अलग अलग कर भी पा रहे हैं। लेकिन हेलोबियल टाइप पार्शियली न्यूक्लियर है, पार्शियली सेल्यूलर, अधूरा सेल्यूलर अधूरा न्यूक्लियर, तो इसीलिए हम इसको हेलोबियल टाइप कहते हैं कि दोनों ही टाइप एंडोस्पर्म का मिक्सचर। क्लियर? इसको तुम आगे जब फॉरेन स्टडीज करोगे, फ्यूचर स्टडीज करोगे, मींस बीएससी इन बॉटनी, तब आप उसको और ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करोगे। बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि 3 तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, जिनमें से एक हेलोबियल टाइप भी होता है। क्लियर है? तो हेलोबियल टाइप में तुम ये याद रखोगे कम से कम कि इसमें न्यूक्लियस और सेल्यूलर दोनों एक साथ ही प्रेजेंट है। जबकि सेल्यूलर और न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियाई में एक ही तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो कंप्लीट होता है, लेकिन जितने बाद के माइटोटिक डिवीजन होते हैं वो सब अधूरे होते हैं, क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। राजी क्या हो गया? सर कुछ नहीं। तो हो गया। नहीं सर। सर दर्द हो रहा है क्या? सर नहीं सर, ये तो नहीं है। बेशक अभी ऐसे मुझे हम नहीं मारूंगा, ठीक है? सर नहीं सर, मैं मारूंगा। अरे वो वैभव, यस सर। जरा बताओ मुझे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? साइटोप्लाज्म इसी के अंदर फैला हुआ है ज़्यादातर, तो फ्लूइड है ना? बट गया। यस बताओ सर, जो फर्टिलाइजेशन से पहले जितनी प्रोसेस होती है कौन कौन सी प्रोसेस है, बताना जरा कवर में। सर, गाड़ी को बताओ। शुरू से पूरा हाँ सर, वो पॉलीमेर का बनना, हाँ, क्या कहते हैं पॉलीमर के बनने को? सर उसका नाम बताओ। हाँ। किसके अंदर बनती है? प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर वो बताओ बताओ, माइक्रोस्कोप है सर। इधर आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, हाँ ठीक है? जाऊँगा। इसके अंदर लिख लो हेलोबियल वाले। सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं, बस एक बार मेन सेल डिवाइड हुआ 2 डिफरेंट सेल्स में, उसके बाद तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं और फर्दर कोई सेल फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियस। जब इसकी डेफिनेशन लिखोगे ना तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में लिखना, इन हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म, इन हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म formation of one half formation of तुम ऐसे क्यों हंसते हो? सर मैं कुछ नहीं बोल रही सर, ये बोल रही है। Formation of one half in Halobial type endosperm, formation of one half of endosperm is nuclear type. हाफ एंडोस्पर्म इसमें न्यूक्लियर टाइप होता है एंड अदर हाफ इज सेल्यूलर टाइप। ऐसा लिख लो सिंपल सा, 1 हाफ सेल्यूलर 1 हाफ न्यूक्लियर,
इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस में लिखना नहीं। इन हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म वन हाफ मींस आधा हिस्सा सेलुलर टाइप एंड आधा हिस्सा न्यूक्लियर टाइप। तो सिंपली तुम ऐसा लिख सकते हो वन हाफ सेलुलर वन हाफ न्यूक्लियर। बस ये डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट हेडिंग बना लो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो समझ में नहीं आया? नेक्स्ट लिख लो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद अब पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी देख लो डायग्राम से देख लेंगे। अब आपका एंडोस्पर्म तो बन गया। अब एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देगा? क्या नाम है इसका? अब जायगोट को न्यूट्रिशन मिलेगा ना? क्यों? अब तो जायगोट को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो डेवलप होगा आगे स्पीड में। तो इस तरीके का हमारा एम्ब्रियो सेक था। इधर देखो एम्ब्रियो सेक में क्या नहीं समझ रहा है? ये पोलर एंडोस्पर्म ये क्यों वो सीड का कन्वर्ट? तुमने क्या लिखा? मैच्योरेशन ऑफ और नहीं करो। यही तो फर्टिलाइजेशन है में वो तो खाना के लिए बनाया बस। नहीं आया समझ? बताओ जरा नहीं आया क्या? अब सुनो ध्यान से। एंडोस्पर्म तो डिवाइड हो चुका है चारों तरफ। यहाँ पे एंडोस्पर्म है। अब हो सकता है वो न्यूक्लियर टाइप हो सकता है सेलुलर टाइप हो सकता है हेलोबियल टाइप हो। तुम्हें तो तीनों पता है चाहे किसी भी टाइप का ले एंडोस्पर्म हो। यहाँ पे अभी तो पढ़ा एंडोस्पर्म डिवाइड होता है। तो एंडोस्पर्म डिवाइड होने के बाद अब किसको न्यूट्रिशन देगा? अब ये इससे न्यूट्रिशन लेकर अपना डिवीजन स्टार्ट करता है। क्लियर? अब क्योंकि कोई भी सेल डेवलप तभी मानी जाती है जब वो डिवीजन करना स्टार्ट करती है। क्लियर है बात? जब तुम्हारी तुम्हारी बॉडी की सेल डिवाइड करती है तब तुम्हारा बॉडी डेवलपमेंट स्टेज में आता है। क्लियर? तो अब ये भी डिवाइड करेगा। इसने भी डिवाइड किया कुछ इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान से ना, ये जो डिवाइड किया है सबसे पहला, अब इसमें दो होती है चीज। सर ये वाला कलर दिख रहा है अच्छे से? तो दिख रहा है? हाँ। ये सबसे पहला डिवीजन हुआ है इनका सेल का। हुआ माइटोटिक ही है, मियोटिक नहीं हुआ है। अब मैंने तुम्हें दो एंड बताए थे ना, ये माइक्रोपाइलर एंड है। क्लियर? ये जो एम्ब्रियो है, ये जो जाइगोट है, ये दो सेल में डिवाइड होता है। एक होता है सस्पेंसर सेल और दूसरी होती है एम्ब्रियोनल सेल। मींस एम्ब्रियोनल सेल हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, सस्पेंसर सेल हमेशा नीचे की तरफ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो एंडोस्पर्म है वो कहाँ प्रेजेंट है? चालाज़र एंड की तरफ प्रेजेंट है ना। अभी बताया था मैंने कि जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे है और जो एंडोस्पर्म है वो कहाँ है? तो न्यूट्रिशन किसको चाहिए? एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो एम्ब्रियोनल सेल हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और सस्पेंसर सेल हमेशा नीचे की तरफ आती है।
इस बात को हमेशा याद रखना। वो कभी भी पेपर में ऊपर नीचे डायग्राम घुमा देगा और बस ये लिख देगा माइक्रोपाइलर चलाजल, इसको ऐसे घुमा के भी रख सकता है। फिर वो पूछ लेगा हाँ इसमें से बताओ एम्ब्रियोनल सेल कौन सी है और सस्पेंसरी सेल कौन सी है। तुम चले गए अरे ऊपर वाली एम्ब्रियोनल है नीचे वाली सस्पेंसर है। नहीं नहीं नहीं, जिस तरफ चलाजल एंड होगा, जिस तरफ एंडोस्पर्म भरा होगा उस तरफ जो सेल बनेगी वो एम्ब्रियोनल सेल होगी। सही तो ये सेल है ना, इनका शेप कैसा है? कोई बड़ा होता है या कोई छोटा? नहीं दोनों का लगभग बराबर है। तो सस्पेंसरी सेल कैसे होती है? सस्पेंसरी सेल का ही फंक्शन बताऊंगा ना मैं आपको। इसका बस यही फंक्शन है कि एम्ब्रियोनल सेल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कराना, क्योंकि एंडोस्पर्म सारा ऊपर की तरफ भरा हुआ है ना। ध्यान से देखो, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि एंडोस्पर्म यहाँ पर है चलाजल एंड पे और ये यहाँ बैठा हुआ है बस छोटा सा, कौन? जाइगोट। अब यहाँ से जाइगोट को धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा तभी तो इसका न्यूट्रिशन ले पाएगा एंडोस्पर्म का। तो सस्पेंसर सेल क्या करती है, इस एम्ब्रियोनल सेल को ऊपर की तरफ प्रमोट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन एम्ब्रियोनल सेल को मिल सके और ये डेवलप हो जाए। अभी इसको आगे डेवलप करेंगे ना तो देखना ऑटोमेटिकली। एनसीईआरटी है किसी के पास? यस। उसमें डायग्राम बने हैं, देखो ध्यान से, ग्रीन ग्रीन कलर के। देखो ऐसे डायग्राम बने होंगे ना। हां सर बैठिए। देखो इसने और डिवाइड किया अपने आप को। एक और चीज है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ एम्ब्रियोनल सेल किस तरीके से डिवाइड करती है, सस्पेंसरी सेल कैसे डिवाइड करती है। तो याद रखना सस्पेंसरी सेल डिवाइड करती है लेटरल डिवीजन। लेटरल मतलब जानते हो? हाँ ऐसे ऐसे डिवीजन करेगी और एम्ब्रियोनल सेल करेगी वर्टिकल डिवीजन, ऐसे लंबे लंबे वर्टिकल डिवीजन, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? अब पूछ लिया जाता है लेटरल डिवीजन करने का कारण क्या है। तो लेटरल डिवीजन करने का कारण ये है कि देखो धीरे धीरे सीडीसी बन रही है, सीढ़ियां होती हैं, तो सीढ़ियों से क्या हो रहा है, जैसे एक पुश मिल रहा है, इसे एम्ब्रियोनल सेल को एक पुश मिल रहा है और इस पुश के कारण ये एम्ब्रियोनल सेल ऊपर डिपॉजिट जो एंडोस्पर्म है वहां तक पहुंच पा रही है। नहीं ऐसा? ये जो सेल है नीचे से डिवाइड होकर ऊपर वाली सेल को प्रमोट कर रही है ना ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये जो ऊपर की तरफ पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा और ज्यादा एंडोस्पर्म कंज्यूम करेगा तो इसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये ऐसा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सस्पेंसरी सेल्स किस तरीके का डिवीजन करती हैं और एम्ब्रियोनल सेल किस तरीके का डिवीजन करती है। क्लियर बात? अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है ये इस तरीके से दो डिफरेंट वेज में बाहर निकलेगा, दो ऐसे। मींस इसकी जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो टू डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी और ये एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। तो हमें लगेगा एक हाँ डाइकोटिलेडन है ना ये, इसीलिए इसके दो भागों में डिवाइड हो गया। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया क्योंकि ये डाइकोटिलेडन सीड का डेवलपमेंट है, डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सीड में बोल रहे हैं एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये जो सेल नीचे बन रही है कौन सी सेल है? सस्पेंसरी सेल्स। इसमें कई सारे ये देखो छोटे छोटे जो सेल्स बने हुए हैं, देखो डायग्राम में ये सारी सेल्स दिख रही है कि नहीं? इसको हमने नाम दिया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। समझ में आया कि नहीं? बताओ कि वैसी मुड़ी लाता है। सर आ गया है। हाँ सर ये आगे फीड कर दूंगा यहाँ से वर्टिकल लेटरल ये एम्ब्रियोनल सेल है
इस सेल को ऊपर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो सस्पेंसरी सेल है ये अपने आप को लेटरली डिवाइड कर लेगा। लेटरल मतलब साइड साइड साइड, क्लियर। हॉरिजॉन्टल में इसने इस तरीके से अपने आप को डिवाइड किया, तो जो ऊपर एम्ब्रियोनल सेल है इसको एक पुश मिला, मींस ऊपर इसमें गोल-गोल नहीं होंगे? इसमें होंगे ना, इसमें भी होंगे। सर ये कहाँ गया गोल-गोल? न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ध्यान से देखो। तो लेटरल डिवीजन से क्या ऊपर पुश मिल रहा है ताकि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये एंडोस्पर्म तक पहुंच सके, और जब ये ऊपर तक पहुंचेगा तो ज्यादातर एब्जॉर्ब करेगा नरिशमेंट को, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा नरिशमेंट को उतना ज्यादा इसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है बात कि नहीं? नहीं आया समझ? फिर देखो इसके बाद जो शेप बनाना था वो मैंने पेपर में दे दिया था तुम्हें, चलो आगे क्लास डायग्राम बुक में से बना बुक में बनाए डिट्टो से। अच्छा जिसको समझ में नहीं आया वो बता दो। सर ये वाला